आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बारे में कैसे हम लोग को स्टडी करना है, कैसे नहीं करना है ना बाबू। तो सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। अब सर ये बात आती है कि सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म, इसी के बारे में बात करनी है बेटा। सर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में। आप लोग मालूम है कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रिएक्शन मैकेनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रिएक्शन मैकेनिज्म एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप किसी कंपटीशन, नीट और आईआईटी की तैयारी करते हैं या बीएससी करते हैं तो हर जगह इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करना है, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। हिंदी में बोलते हैं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। जैसे मान लो बेटा ये कोई कंपाउंड है CH3CH2OH। अब ये इथाइल एल्कोहल है, आपको मालूम है। सर इसका नाम अगर पूछा जाए तो सबको मालूम है इस कंपाउंड का नाम इथाइल एल्कोहल। इस इथाइल एल्कोहल पे अगर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाए तो रिएक्शन करने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में वाटर मिलता है। ये दो कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग इथाइलिन के नाम से जानते हैं। सर आप बात होती है कि आपने कहा कि इथाइल अल्कोहल पे कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो इथाइलिन प्लस वाटर बनेगा। अब ये हमारा रिएक्टेंट होता है और ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ये तो सबको मालूम है ना कि सर एरो के जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के जो राइट साइड में लिखा जाता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। एरो के ऊपर सर जो लिखा गया है H2SO4 उसको कैटालिस्ट अटैकिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। सर ये बताइए रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ना क्या होता है? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटर लेवल पे 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बेटा आपको कंपटीशन में या बीएससी में ये पढ़ना होता है कि इथाइल अल्कोहल से इथाइलिन कैसे बन गया, किस प्रकार से बना, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, और इसी फॉर्मेशन की मेथड होगी जो उसका पोस्टमार्टम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। उसी के बारे में तहकीकात करनी है। जरा देखिएगा कैसे। सर हम लोगों को इतना मालूम है कि अगर CH3CH2OH है और CH3CH2OH को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं तो हमको यह भी मालूम है सर इस इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीजन की जहां तक बात करें, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें सर तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के 6th ग्रुप में पाया जाता है। हमको मालूम है पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक है, इधर D ब्लॉक है और ये P ब्लॉक है। सर S ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट है दूसरा सेकेंड है। P ब्लॉक में हमको मालूम है सर 3rd A होता है, 4th A होता है, 5th A होता है और साथ में 6th A होता है। 6th A के अलावा 7th A भी होता है। सर हमको यह भी मालूम है कि P ब्लॉक में ऑक्सीजन हमारा 6th A ग्रुप में पाया जाता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। जरा सोचना और मुझे बताना, आपने पढ़ा है कि सर जो एलिमेंट जिस ग्रुप में पाया जाता है उसके लास्ट ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट ऑर्बिट का क्या मतलब? सर कोई एटम होगा तो सेंटर में न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर ऑर्बिट्स होंगे। जो सबसे लास्ट ऑर्बिट होगा इसी को लास्ट ऑर्बिट आप बोल रहे हैं या इसी को बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। लास्ट ऑर्बिट को हम लोग आउटर मोस्ट शेल के नाम से भी जानते हैं और आउटर मोस्ट शेल जो होता है उस आउटर मोस्ट शेल को बेटा आप वैलेंसी शेल के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे बेटा आप लास्ट ऑर्बिट बोलिए, चाहे उसको आउटर मोस्ट शेल बोलिए या वैलेंसी शेल बोलिए, इस लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बात आप मात्र ग्रुप देखकर बता सकते हैं। अगर सर फर्स्ट एक ग्रुप होगा सोडियम लिथियम पोटेशियम, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम चूंकि पहले ग्रुप में पाया जाता है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर बेरिलियम कैल्शियम की बात करें तो वो सेकेंड ग्रुप में पाया जाता है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम लोग बात करें कार्बन सिलिकॉन के तो चौथे ग्रुप में है तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन सल्फर की बात करें तो ये छठे ग्रुप में है तो लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन क्लोरीन तो आप जानते ही हो 7th ग्रुप में होता है, उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। क्यों 6 होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन 6th ग्रुप का मेंबर है। सर जो एलिमेंट जिस ग्रुप में पाया जाएगा उसके लास्ट ऑर्बिट में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन हो या सल्फर हो छठे ग्रुप में पाए जाते हैं तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। अब सर जरा सोचिए जब अगर ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया।
सर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का इधर हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका खर्च हो गया, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है बाबू कि सर 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक लोन पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर अगर एक लोन पेयर बोलेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर हुआ, 2 लोन पेयर। तो सर इस ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर से कार्बन से बॉन्ड बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसने इधर से हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 4 बच गए। 4 का मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। सर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। कौन रिच है, ऑक्सीजन। सर क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 पार्टिसिपेट किए, 4 बच गए, 4 का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। सर आगे बढ़िए, आपको ये मालूम चल गया कैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर आगे बढ़ने के बाद हम लोग को मालूम है कि आप इसका नाम बोल रहे हैं H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। सर दुनिया का कोई भी एसिड होगा, जैसे इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, दुनिया का कोई भी एसिड होगा तो वो हमेशा H+ मतलब प्रोटॉन को रिलीज करेगा। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड, दूसरे का नाम था लोरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी का यही थ्योरी यही बात कहती है कि सर अगर कोई कंपाउंड है, अगर वो H+ को डोनेट कर रहा है, H+ को निकाल रहा है, उसके अंदर से H+ निकल रहा है, तो समझ जाइएगा उसे हम लोग एसिड बोलेंगे। यही कारण है कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यही बोलने का कारण है कि यहां से H+ निकलता है। H+ को हम लोग प्यार से प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये प्रोटॉन को निकालता है, यही कारण है कि एसिड है। सर हमको तो मालूम है ना कि अगर किसी एटम पे 1+ होता है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस पे कम है। अगर 2+ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3+ होगा तो 3 की कमी है। सर जो ही H के ऊपर आप 1+ दिखा रहे हैं, हम समझ जा रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया। अब हाइड्रोजन किससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हाइड्रोजन पे प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये हाइड्रोजन कहता है मनोज सर ये बताइए मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं चाहता हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो जाए, और इलेक्ट्रॉन की कमी दूर तभी होगा जब ये प्लस चार्ज हट जाएगा। एक काम करो ना यार, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो निगेटिव जाएगा, इस पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा। अब ये हाइड्रोजन प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसी कमी को पूरा करने के लिए होता क्या है, ध्यान समझिएगा, इसी कमी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन प्लस इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देता। जो ये हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के मध्य एक बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य एक बॉन्ड बन जाएगा बेटा, और जब बॉन्ड बनेगा तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और ये हाइड्रोजन के साथ जब नया बॉन्ड बना तो बॉन्ड ज्यों ही बनेगा हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। जो ही ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अब ऑक्सीजन के ऊपर जब आ गया, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चला गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये पॉजिटिव हमें इस बात को बताता है कि अब इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्सीजन के पास हो गई। क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और ये पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऑक्सीजन कहता है मनोज सर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाइए, मैं अनस्टेबल हो चुका हूं, क्योंकि मेरे ऊपर पॉजिटिव आने का मतलब है मैं अस्थायी मतलब अनस्टेबल हो गया। अब मैं कहता हूं कि तुम्हारा पॉजिटिव मैं कैसे हटाऊं, तो ऑक्सीजन कहता है सर मेरा बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है, कार्बन के साथ मेरा बॉन्ड बना हुआ है, देखिए ध्यान से, कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन। सर हमको मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, क्या बच्चों को मालूम है, सर बच्चे पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि कार्बन चौथे ग्रुप का मेंबर है और ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते, हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता बोलते। सर लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार बढ़ती है, इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी। सर एक चीज बताइए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। यदि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इसका मतलब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। ये एरो बता रहा है कि सर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है। जरा सोचो यार, ऑक्सीजन ने जब बॉन्ड बना था तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था। ऑक्सीजन ने तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, लेकिन खींच कितना रहा है? 2। क्यों खींच रहा है? क्योंकि सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज्यादा। सर जो ही खींचेगा, 1 दिया था, खींच 2 रहा है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके पास कमी हो रही है तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। सर इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमेशा याद रखिएगा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ शिफ्ट होगा, किसकी तरफ बॉन्ड टूटेगी? सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, और जिसकी कम होगी उसके ऊपर प्लस। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दीजिए बेटा। सर ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछेगा क्यों जाएगा, तो बताओगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 22 से दाए जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी। अब बॉन्ड टूटेगा किसकी तरफ बेटा? ऑक्सीजन की तरफ। तो इधर ऑक्सीजन की तरफ कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। सर ये बॉन्ड टूट गया तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये अलग होगा तो एक ही एटम पे पहले से प्लस था, उसी ऑक्सीजन पे निगेटिव भी आ जाएगा, तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव को कैंसिल कर देंगे बेटा। जो ही निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तुरंत ध्यान से देखना जरा। सर होगा क्या ये बताइए? कहा बेटा यहां से ये बॉन्ड टूट गया तो टूटने के बाद 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और जो ही वाटर मॉलिक्यूल सर बाहर निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां बचेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहां पे पॉजिटिव। सर हमको मालूम है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन। पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो कैटायन बोलते, क्योंकि कार्बन के ऊपर है तो इसको बोलेंगे कार्बोकैटायन। ये रिएक्शन के बीच में बन रहा है बेटा, ये रिएक्टेंट था, रिएक्शन के बीच में बन रहा है। इस कारण से इस कार्बोकैटायन को प्यार से हम लोग इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा? इंटरमीडिएट। तो आप क्या देख रहे हो? सर बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना दिया। सर इस पर चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि इस निगेटिव ने इस पॉजिटिव को क्या कर दिया बेटा? कैंसिल कर दिया, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सर ये बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर प्लस का, बिल्कुल यही प्लस तो है यहाँ पे। कहा सर अब ये कार्बन के ऊपर अगर प्लस है तो कार्बन भी तो अनस्टेबल हो गया, कार्बन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कहा बिल्कुल हो गई। तो सर इस कमी को दूर करिए यार। कहा इस बॉन्ड को मत तोड़ना। क्यों नहीं तोड़ सकता? सर दोनों एटम कार्बन हैं, यहाँ अलग अलग एटम थे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी उसकी तरफ बॉन्ड शिफ्ट कर गया, लेकिन यहाँ दोनों सेम एटम है। तो सर हम लोग क्या करें? कहा बेटा इस CH3 को बताओ, क्या मैं CH2 सिंगल बॉन्ड H नहीं लिख सकता? कहा लिख सकते हैं। तो सर इस बताइए हाइड्रोजन कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? का सबको मालूम है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन की अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा? कार्बन की तरफ, क्योंकि आप ये आपने बताया था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, मतलब बॉन्ड उसकी तरफ टूटेगा। तो जब बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो खींचेगा तो इधर टूटेगा तो इधर निगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। सर होगा क्या? ये बॉन्ड टूट गया, यहां से H प्लस, H के ऊपर ये प्लस चार्ज है, ये बाहर निकलेगा, और इस कार्बन पे निगेटिव, इस कार्बन पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब तुम कहोगे सर यहां तो कैंसिल किया था, यहां पे एक ही एटम पे निगेटिव पॉजिटिव थे इसलिए कैंसिल किया था। यहां पे एक एटम पे प्लस है, दूसरे पे निगेटिव आ रहा है, इसलिए दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाएंगे बेटा तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और यही हमारा प्रोडक्ट है। आप देखिए मेन रिएक्शन, इथिल अल्कोहल से इथाइलिन बना था वाटर के साथ, यहां भी इथाइल अल्कोहल है और इससे बेटा ये इथाइलिन बन गया और साथ में ये वाटर बना।
लेकिन कैसे बना उसको हमने समझा कि कैसे अटैक किया, अटैक करने का कैसे बॉन्ड का ब्रेक हुआ और बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद प्रोडक्ट कैसे बना, इंटरमीडिएट कैसे बना। यही सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और इसी टॉपिक को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब कोई भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता कैसे है उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, उसकी पूरी जानकारी लेंगे और डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई रिएजेंट अटैक करता है, किस प्रकार से बॉन्ड टूटता है और कैसे ये बनता है। सर आप ये बताइए, यहां से प्लस वाला पार्ट अटैक किया, क्या माइनस नहीं हो सकता? ये बॉन्ड इधर ही टूटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कार्बन तो टूट जाए? या अगर दोनों में बराबर बराबर बंटवारा नहीं हो सकता था क्या? या रिएक्शंस में वाटर निकला, वाटर के अलावा और कुछ नहीं निकल सकता था क्या? ये सारी बातें इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है, रिएक्शन मैकेनिज्म। विश्वास करिएगा एक समय ऐसा आएगा कि आप रिएक्टेंट और रिएजेंट को देखेंगे और प्रोडक्ट अपने आप बना देंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा ट्रिक आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल में आपको यह मालूम चलना चाहिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता कैसे है, उसकी एक एक बातों को जानकारी लेंगे, एक एक बातों को पढ़ेंगे और जब सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको निश्चित रूप से रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप रिएक्टेंट देखेंगे और प्रोडक्ट का आंसर बता देंगे। उसके बाद आपको रिएक्टेंट देख के प्रोडक्ट का आंसर बता देना है। अब इसके बाद नया टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।